लेकिन अगर अभी तक आपने हमारी पहले की जर्नी नहीं देखी है, यानी कि पहले का व्लॉग नहीं देखा है, तो डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा। पहुंच के इतनी एक्साइटेड हूँ, यानी कि जो मैं टीवीज में देखती थी एंड नाउ फाइनली मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ गाइस। लिटरली आप मानोगे नहीं यहाँ का जो फीलिंग है, और यहाँ पे जो हवा चल रही है, और प्लस जो यहाँ का मौसम हो रहा है, एक नंबर हो रहा है गाइस, एक नंबर। सच में इतना मज़ा आ रहा है मुझे अभी। और अभी तो मैं यहाँ पे जाने वाली हूँ फाइनली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। इतनी बड़ी आई मीन वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू आई एम गोइंग टू सी, एंड लिटरली सो एक्साइटेड। मतलब आप मैं बता ही नहीं सकती इतनी एक्साइटमेंट की लेवल जो है ना अभी। एंड सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मतलब व्यू गैलरी में, जहाँ से हम देख सकेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर जाके। ओ माय गॉड लिटरली। एंड गाइस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो कि वो ये है कि हम लोग लेज़र शो भी देखने वाले हैं, यानी कि लाइव लेज़र शो, जो कि मैं सिर्फ टीवीज़ में देखा था, और जब ओपनिंग हुई थी यहाँ की तब मैंने देखा था, वो भी हम लाइव देखेंगे। ओह आई एम सो एक्साइटेड। सो चलिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। एंड गाइस वीडियो पूरा देखना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ स्किप कर दोगे। सो डेफिनेटली। एंड अब हम लोग चलते हैं फटाफट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ। चलिए। पहुंच गई हूँ व्यू गैलरी में, जहाँ से हम देख पाएंगे यहाँ की व्यू और यहाँ के आसपास का कैसा है नज़ारा। तो चलिए मैं एक्साइटेड हूँ, और आप भी मेरे साथ देखिए यहाँ का व्यू। जस्ट सी द व्यू गाइज, जस्ट सी द व्यू। यहाँ पे इतनी हाइट से, इतनी ज़्यादा हाइट से देखने का जो अलग मज़ा है ना, वो तो आपको डेफिनेटली यहीं पे आके मिल सकता है। तो डेफिनेटली अगर आप कभी भी गुजरात आ रहे हैं तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ज़रूर आइएगा एंड यहाँ का व्यू एंजॉय करिएगा। इतना मज़ा और इतना अच्छा व्यू ना मैंने अभी तक नहीं देखा कहीं भी। ओह माय गॉड, इसकी जो फीलिंग है ना मैं आपको बिल्कुल बता ही नहीं सकती शब्दों में। आपको यहाँ आना ही पड़ेगा इसके लिए। So guys, now we are going to enter the Statue of Unity Museum, and here we go. Hi Sangeeta Rathore with us, who will be going to explain about each and everything. So hi Sangeeta. हाय, ये है फ़ोटो वॉल पॉइंट। हमने ये फ़ोटो वॉल पॉइंट बनाया है, और ये जब मोदी साहब पहले बार विज़िट के लिए आए थे तब की फ़ोटो। हम जो खड़े वो जगह ऐसी थी जिसको साइड बेट के नाम से जाना जाता था। जब मोदी साहब विज़िट के लिए आए तब उनको ये बलून रख के बताया था 182 मीटर पे, इतनी हाइट पे ये स्टैचू बनेगा। और 182 मीटर रखने का रीज़न ये है कि गुजरात विधानसभा की जो सीटें हैं वो 182 है। अच्छा। जब 2013 में भूमि पूजन हुआ था तब की फ़ोटो है। तब मोदी साहब सीएम थे और लाल कृष्ण आडवाणी साहब भी आए थे 31 अक्टूबर 2013 में। ये जब 2018 में इनॉग्रेशन हुआ तब की फ़ोटो है। ये सारे मंत्रिमंडल हैं, ये SSNL के स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, ये टेक्निकल टीम। ये है आर्किटेक्ट रामांजी सुथार, महाराष्ट्र के हैं, जिला डिस्ट्रिक्ट गोंडल गाँव। ये इनका बेटा अनिल सुथार। ये है LNT के MD SM सुब्रमण्यम, जिनको वर्क ऑर्डर मिला था 5 साल का, 3.5 साल में उन्होंने कंप्लीट किया। ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे SM सुब्रमण्यम। अच्छा। उस टाइम पर मैनेजिंग डायरेक्टर थे चेन्नई में। अभी L&T इंडिया के CEO है। ओके। सेकंड पोस्टिंग इनकी है M नायक सर के बाद। अच्छा। और ये स्कल्पटर है जिन्होंने स्टैचू की डिज़ाइन कंप्लीट किया। अभी राम सुतार नाम है उनका। अभी ये 96 ईयर ओल्ड है वो। 90 ईयर्स एज में उन्होंने स्टैचू की डिज़ाइन कंप्लीट 90 ईयर्स। हाँ। ये धुले के हैं, जो महाराष्ट्र में जो धुले डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जो बंदरगांव है अच्छा। वहाँ के हैं। और उनके अलावा दूसरी टीम L&T, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स मैनेजमेंट टीम, और ये पॉलिटिकल स्टेट मिनिस्टर। सो गाइस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए जो मोदी जी हैं उनने 4 कैंपेनिंग लॉन्च की थी, जिसमें से एक कैंपेनिंग का नाम है लोहा कैंपेन।
उस वक्त जो झारखंड के फार्मर्स थे उन्होंने सबसे पहले लोहा दिया था, जिसका जो एक यहाँ पे हैमर है। एंड गाइस, ये आप जो फ्लैग देख रहे हैं ये बेसिकली लोहा कैंपेनिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये वो वाला फ्लैग है। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, इनफैक्ट बहुत पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो एंड नोटिफिकेशन, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गाइस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कैसे इस पूरे भारत को एक किया, यानी कि पूरे भारत को यूनाइट किया, इसके बारे में सब उन यहाँ पे जानकारी है। तो आप डेफिनेटली ये म्यूजियम ज़रूर विजिट कीजिएगा। लाइव लेजर शो फॉर यू ऑल। सो प्लीज़ ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किसान का बेटा था वो दृढ़ता का भंडार। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। भाई कैमरे भाई थोड़ा सा हटिया प्लीज। शक्तिपीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सरदार। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाड बाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों, बेटी मणिबेन और बेटे ताया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने
और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। पीटर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे। पहले गोधरा, फिर आणंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती। मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और 1 बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डरकर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्राध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरदार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था। उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बची। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा।
होने के साथ अब सरदार पर कई एक नई जिम्मेदारियां थीं। आने वाली आजादी की तैयारी और एक नए भारत के लिए नए लोकतांत्रिक संविधान की संरचना। जैसा उनके साथी ने खुद कहा था, सरदार ने ही छेनी हथौड़ी लेकर एक नए भारत को उकेरा है। स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, लेकिन खंडित भारत में भी उठते विभाजनवादी अंधकार को अभी दूर करना था। जब देश के खंड खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा तो सरदार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। और फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरदार चाहते थे कि देश की 1 इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। नए भारत को एक करने के लिए समझा बुझाकर मना कर 565 रियासतों को सरदार ने अपनी सूझबूझ सदाशयिता संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना लिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महानतम अध्याय है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में गुंथ जाए और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। अंततः अपने वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखा ही दिया सरदार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणा तीर्थ भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं ही नतमस्तक हो जाती है। विश्व की सबसे विशालकाय प्रतिमा का निर्माण कैसे हुआ। गगनचुंबी इस अद्वितीय अभूतपूर्व प्रतिमा को बनाने के लिए सबसे पहले नदी पर 4000
क्यूबिक मीटर का राफ्ट बना और फिर सीधा 600 फीट का कंक्रीट का कोर बनाया गया। ब्रॉन्ज के पीसेस लगाए गए। सोचिए तो 182 मीटर ऊंचे इस भव्याति भव्य स्मारक के निर्माण में कितना सामान और मेहनत लगी हो। 70,000 मेट्रिक टन सीमेंट, 18,500 मेट्रिक टन रीइंफोर्समेंट स्टील, 6,000 मेट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 1,700 मेट्रिक टन ब्रॉन्ज। और इसे मुमकिन बनाने में एक सेकंड भी ब्रेक लिए बिना देश भर की टीम्स ने 24/7 काम किया। 250 से ज्यादा इंजीनियर्स, 4,500 से ज्यादा स्किल फोर्स और 10 लाख मानव दिन। हम गर्व से कह सकते हैं कि कुल मिलाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 95% माल सामान, मजदूर, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स थे भारतीय। जानते हैं कि 182 मीटर ऊंची इस भव्य प्रतिमा को बनाने में कितना समय लगा? डिजाइन के लिए 12 महीने और निर्माण के लिए 34 महीने, यानी कुल मिलाकर केवल 46 महीने। और इसी तरह बनी देश के शिल्पकार की एक अनूठी अद्वितीय विशाल प्रतिमा, जो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले न जाने कितने सालों तक यूं ही चमचमाती रहेगी। बिना रुके एकजुट होकर न जाने कितनों ने परिश्रम किया और उनका साथ दिया भारत की 125 करोड़ जनता। और तभी मुमकिन हो पाया एक ऐतिहासिक निर्माण जो आज कहलाता है भारत की नई पहचान। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। सरदार ने अपनी गंभीरता, शालीनता और दूरदर्शिता से भारत को संगठित करने के असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। आइए आज हम सब उन्हीं की महिमा में विश्व के सामने एक उदाहरण रखें, क्योंकि ये ही भारत को श्रेष्ठता के मार्ग पर ले जाएगा। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर देना चाहिए, हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको मिल के भाई भाई की तरह से रहना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की प्रतिमा और श्रेष्ठता का प्रतिबिंब है। एक पहल है इस अखंड भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के सपने को पूरा करने के लिए।
एक पुकार है हम सबको एकजुट होने के लिए। एक आंदोलन है भारत को सबसे आगे ले जाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। आपके योगदान और विश्वास से ही बनेगा